गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। आज मैं दो मुद्दों पे बात करने जा रहा हूँ। पहला, यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एग्जाम जो इस बार हुआ है, किस तरीके का पेपर पूछा गया है, कितना घटिया पेपर पूछा गया है, मैं इस पे बात करने जा रहा हूँ। और दूसरा, जो बच्चे आर्ट्स ले रहे हो तो जैसे तैसे मत पढ़ो। अगर आपका सपना है कि यूपीएससी की तैयारी करना है तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको सिंपल बता दूं कि हम लोग यूपीएससी, हमारा खास करके हम लोग आर्ट्स के पेपर पढ़ाते हैं और मैं बच्चों को इतने ऑथेंटिक पढ़ाता हूं कि मेरे नोट्स से इस बार मतलब इतने रैंडम सवाल, यूपीएससी इतना घटिया पेपर पूछा गया है, फिर भी इतने टफ और हार्ड पेपर पूछा गया है, जिसको आप हार्ड तो नहीं बोल सकते, घटिया पेपर बोल सकते हो। फिर भी मैं हमारे नोट्स से जो मैं बच्चों को क्लास 11th और 12 में पढ़ाता हूँ, इससे डायरेक्ट आप देखोगे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। मैं ऑलरेडी में यहाँ पे मतलब अपने शॉर्ट्स वीडियो में डाल चुका हूँ, आप यहाँ पे देख लो। ऑलरेडी डायरेक्ट सवाल यहाँ पे पूछा गया है जो मैं 11th और 12 के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कहने की लॉजिक ये है, क्या सच में पेपर इतना हार्ड था? देखो, पेपर इतना हार्ड नहीं था। पेपर जनरली क्या था, हार्ड होता तो बात ही अलग। पेपर घटिया पेपर था और एक बेतुका पेपर था यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का। तो कोई भी जब एग्जाम होता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो उसमें तीन तरीके के पेपर पूछे जाते हैं। या तो पेपर इजी होगा, मतलब फैक्चुअल पेपर होंगे, या तो पेपर दूसरा टाइप का जो होता है जिसको मॉडरेट बोलते हैं, मतलब कंसेप्चुअल होगा। अथोड़ा जो पेपर आपका होगा वो इजी होगा, सिंपल सा लॉजिक, मतलब फैक्चुअल्स होंगे। और जो पेपर जो थर्ड होता है जिसको बोलते हैं हार्ड, मतलब उसमें सबसे ज्यादा आपको कंसेप्ट पे आधारित पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर जनरली पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन इस बार जो यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, ना पेपर मॉडरेट है, ना पेपर इजी है, ना पेपर हार्ड है, एक बेतुका और एक घटिया और एक बेकार सा पेपर इस बार पूछा गया। मतलब रैंडम कुछ भी पूछ लिया गया। मान लो कि कोई मतलब जीएस में आप देखोगे जो प्रश्न पूछे गए, जो क्वेश्चंस आए हैं, उसमें बड़े बड़े आपको देखोगे पैसेज टाइप से दे दिया गया, चार चार ऑप्शन पे, इसके नीचे स्टेटमेंट वो सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, बच्चे इतना ये पढ़े, फिर ऑप्शन पढ़े, फिर ये पढ़े। मतलब सिंपल सा एक लैंदी और एक जैसे रैंडम टैंडम मतलब प्रश्न आपको पूछ दिया गया। मुझे ये लगता है कि इस बार जो यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम पेपर सेट कर रहे थे, या तो व्यक्ति पूरा फ्रस्ट्रेट थे, या तो वो डायलेमा में चले गए थे, या तो डिप्रेशन में रहे होंगे, या उसको ये लग रहा होगा कि क्यों ही आप कंडक्ट करवाना एग्जाम, बाकी का एग्जाम तो इससे भी आप इंडिया में हो नहीं रहा है, तो ये भी एग्जाम छोड़ दो, काहेला कंडक्ट करवा रहे हो, या जब कंडक्ट करवा तो कुछ भी पूछ लो, है ना। देखो, जनरली हार्ड पेपर होगा तो कंसेप्ट पे आधारित होगा। अब यहाँ पे तो कंसेप्ट ही नहीं, कोई एक्स है, कोई वाई है, कोई जेड है, उसको नोबेल प्राइज ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, एक्स वाई जेड को अब किस फील्ड में मिल रहा है, मतलब इस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है। मतलब सोचो, हो सकता है कि इसका एक्स वाई कोई रहा हो, और मतलब ऐसे पेपर पूछा जा रहा है, तो इसको बेतुका और घटिया पेपर ही बोल सकते हो, ना कि उसको हार्ड, मॉडरेट और इजी पेपर में रख सकते हो। मतलब घटिया पेपर इस बार यूपीएससी प्रीलिम 2026 का पूछा गया। लेकिन सवाल यहाँ पे होता है, क्या इसी तरीके से आने वाले टाइम में सवाल पूछे जाएंगे? क्या इसी तरीके से आने वाले टाइम में 2027, 28, 29, क्योंकि यूपीएससी का जब भी एग्जाम होता है तो कुछ शॉकिंग न्यूज आपको देखने को प्रीलिम्स के पेपर या मेंस के पेपर या को लेकर के आपको देखने को मिलता ही होगा। तो क्या इस बार जो पेपर रहा, और खास करके जो यूपीएससी का चेयरमैन है, इसने भी मतलब खास करके जो यूपीएससी का चेयरमैन है उसने भी ये बात को माना कि हाँ, इस बार पेपर रैंडम और एक टफ आया। तो मैं टफ तो बोल ही नहीं सकता, रैंडम बोलो, जैसे तैसे पूछो, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो फिर क्या यही पैटर्न आने वाले टाइम में रहने वाला है? तो अगर आप 10th के बाद आर्ट्स ले रहे हो तो फिर कैसे तैयारी करोगे? हाँ, अगर आप जैसे तैसे कोचिंग में पढ़ रहे हो या जैसे तैसे पढ़ रहे हो और आप यहाँ पे सिर्फ ये सोच रहे हो कि बिहार बोर्ड से 460 470 नंबर हम लेकर आ गए तो बहुत महान हो गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बाबू। अगर आप अच्छे से यूपीएससी पैटर्न पे नहीं पढ़ रहे हो तो आपका आर्ट्स पढ़कर कोई फायदा नहीं है। हम लोग बच्चों को अभी से क्लास 11th एंड 12 में ही हम लोग बच्चों को प्रॉपर सोचना, रैशनल थिंकिंग करना, टिपिकल थिंकिंग करना, एनालिटिकल जो थॉट होता है उसको डेवलप करना, हम लोग बच्चों को अभी से ये सब कुछ सिखाते हैं, जिससे बच्चे आने वाले टाइम 11 12 अच्छा से कर सके, फिर अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सके, अपने जो नॉलेज की जो मैच्योरिटी है ना उसको वो बढ़ा सके। ठीक है, मैच्योरिटी ऑफ जो नॉलेज है ना वो बढ़ सके बच्चों का। तो हम लोग बच्चों को 11 12 में इसी तरीके से पढ़ाते हैं। आप देख सकते हो हमारे पेपर मतलब हमारे नोट से डायरेक्ट यहाँ पे सवाल पूछा गया, बाकी इनडायरेक्टली और भी बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे गए हैं। तो आपको पढ़ना किस तरीके से चाहिए, ठीक है। आप जैसे तैसे कोचिंग में चले जाओ, वहां पे क्या होगा, चुटकुला चल रहा है, शायरी चल रहा है, आपसे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनवा दिया गया, आप इसी में खुश हो जाते हो। तो बाबू, आपका मैं सिंपल बता दूं, रील्स देखकर और इस तरीके से पढ़कर आपका यूपीएससी बिल्कुल नहीं होने वाला है। और अगर क्लास 11 12 में आर्ट्स लिए हो, मतलब 10th के बाद आर्ट्स लिए हो और इसी तरीके से पढ़ रहे हो,
तो फिर आप यूपीएससी का अगर सपना है कि हम यूपीएससी को लेकर ही आर्ट्स लिए, तो फिर आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इस बात को लिख के ले लो हमसे, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव, बिहार बोर्ड की ऑब्जेक्टिव बनाकर क्या कर लोगे, 460 470 80 नंबर मेरे यहाँ भी बच्चे लाते हैं, लेकिन क्या मिलेगा इससे कुछ होने वाला है नहीं। जब तक आपका अपना कंसेप्ट अच्छे से इवॉल्व ना हो जाए, डेवलप ना हो जाए। दूसरी बात ये होता है कि आप अभी बच्चे होते हैं 11 12 तो आपके अंदर जो पोटेंशियल्स होता है ना, जो आपके अंदर की जो कैपेसिटी होता है, जो पोटेंशियल होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो अगर अभी इसी समय में अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे बच्चे 12 करने के बाद फिर से 3 साल का कोई कोर्स खरीद लेता है, यूपीएससी फाउंडेशन बैच, और किसी कोचिंग में चला जाता है पढ़ने के लिए। तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपने गर्दन पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपने आप को मतलब चाकू मार रहे हो। ऐसा बिल्कुल मत करो। किसी भी कोचिंग में 12 के बाद डायरेक्ट यूपीएससी की तैयारी के लिए मत जाओ। पहले आप अपने कोई यूनिवर्सिटी में जाओ, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ, जहाँ पे अच्छे अपने नॉलेज को बूस्ट करो, अपने रैशनल पैटर्न को सोचो, बहुत सारे दोस्तों के साथ बैठकर बात करो, किसी भी टॉपिक पे समझने की कोशिश करो, अलग अलग आर्गूमेंट को सुनो, अलग अलग मतलब टाइप के प्रश्नों को लो, उसको हल करने की कोशिश करो। ये सब काम करने की कोशिश करो, ना कि 12 के बाद फिर से 3 साल के किसी यूपीएससी कोचिंग में चल जाओ, बर्बाद हो जाओ। जब आप ग्रेजुएशन में होते हैं 12 के बाद, ठीक है ना, यूजी में होते, तो आपको ये काम करना है कि कोई भी ऐसे लोगों को पकड़ना है जो आपका 6 से 12 पूरे एनसीईआरटी यूपीएससी पैटर्न पे आपको पढ़ा दे, कुछ टाइम निकाल कर। कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, या कोई कोचिंग वाले हैं जो एनसीईआरटी प्रॉपर आपको पढ़ा रहे हैं। तो अगर ऐसे कोई है तो आप वहां जाकर के कुछ टाइम निकालो अपना, और अपने मतलब 3 साल या 4 साल का जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसके लगभग 2 साल के अंदर में आप पूरे एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट कर लो, अच्छे से समझ कर कंप्लीट कर लो। क्योंकि इस बार एनसीईआरटी से आपको 30 से 34 सवाल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछा गया यूपीएससी में। तो सोचो कितना वेटेज है, मतलब रैंडम कुछ भी पूछा गया, लेकिन हाँ एनसीईआरटी से। देखो मैं भी बच्चों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ, सब एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रहा हूँ, और एनसीईआरटी में ये सब कुछ दिया गया है। मैं सिंपल बता दूं, लेकिन मैं अपने मटेरियल्स में अच्छे से ये सब चीज को डिनोट करके रखा हूँ कि हाँ ये सब चीजों से प्रश्न आ सकते हैं। तो ये बेसिक बात समझ में आ गया। तो मैं अपने बच्चों को अभी से ही यूपीएससी पैटर्न पे पढ़ाता हूं, और अब मैं आपको यहाँ पे सबूत मैं आपको दिखा दिया हूँ। तो इस बात को समझने की कोशिश करो, और 12 के बाद अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, जहाँ पे अपने नॉलेज को बूस्ट करना है। समझ में आ गया। और उसके बाद 6 से 12 एनसीईआरटी यूजी में रहते हुए आपको क्लियर भी करना है, अच्छे से मतलब कंसेप्ट के आधार पे पढ़ना भी है। तो जनरली ये बेसिक बात आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि मैं आपके जितने भी डाउट है वो मैं क्लियर कर दिया हूँ। तो जो बच्चे जो नए बच्चे हो, जो न्यू कमर स्टूडेंट हो, जो आने वाले टाइम में तैयारी करना चाहते हो, तो आपका इसी तरीके से पैटर्न रखना पड़ेगा, इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो आप ऐसे लोगों को छोड़ दो जो आपको इस तरीके से सिर्फ रटवा रहा है। तो फिर ऐसे लोगों को गल जाओ भाई, पैर पकड़ो निकल जाओ, ना तो आपकी पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। इस बात को लिख के लो। कोई आपको 200 में, कोई आपको 300 में, कोई आपको 400 में पढ़ाने वाला मिल जाता होगा, 500 में पढ़ाने वाला मिल जाता होगा, और फिर आपको बोलेगा कि मैं ये कर दूंगा। इस सबसे कुछ नहीं होने वाला है। देख लो इस बार के यूपीएससी पेपर को देखकर समझ जाओ, मतलब न तो बर्बाद हो जाओगे कोचिंग इंडस्ट्री के चक्कर में। मैं सिंपल सा आपको समझाने की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यूपीएससी सच में करना है, रियल में करना है, तो आप अपने पेपर 6 से 12 एनसीईआरटी पे अच्छे से फोकस करो। 11th 12th में हो, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, साइंस वाले से हो, आर्ट्स वाले से, कॉमर्स वाले से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो अपने एकेडमिक, अपने सब्जेक्ट के प्रति ना अपना जो इंटरेस्ट है ना, उसको कंसेप्ट के आधार पे बिल्ड करो। जैसे मैं अपने बच्चों को आर्ट्स पेपर में करता हूँ, तब तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये बेसिक बात आप यहाँ पे समझ जाओ। तो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, और नहीं भी समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। आज के लिए यहीं तक। ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर। बाकी अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो मेरा जो संस्थान है वो भिकना पहाड़ी में है, स्टाइल बाजार के नजदीक। आप हमसे मिल सकते हैं।